कहानी है उस वैज्ञानिक की जो कॉलेरा और प्लेग महामारी के दौरान भारत का तारणहार बना, लेकिन इतिहास ने न सिर्फ उसके साथ अन्याय किया बल्कि उसे भुला भी दिया। नवीन राय का आलेख। कोरोना महामारी बीते हुए ज्यादा वक्त नहीं हुआ, वो मंजर आज भी याद है। स्कूल, कॉलेज और बंद पड़े दफ्तर, सड़कों पर पसरा सन्नाटा और उसे चीरती भागती हुई एम्बुलेंस की आवाज, अस्पतालों में अफरा तफरी और शमशान घाटों पर लाशों की भीड़। इस भयावह मंजर पर विराम तब लग सका जब वैज्ञानिकों ने कोरोना की वैक्सीन इजाद कर ली। प्रचार प्रसार और खूब सारी दलीलों के बाद लोगों ने वैक्सीन को अपनाना शुरू किया, लेकिन एक दौर ऐसा भी था जब भारत में कॉलेरा और प्लेग जैसी महामारी का प्रकोप था। वैक्सीन पर लोगों को भरोसा दिलाना कठिन काम था। ऐसे में एक विदेशी वैज्ञानिक ने लोगों का यकीन जीतने के लिए खुद की वैक्सीन की टेस्टिंग खुद पर ही की। ये वैज्ञानिक थे रूस के वोल्डेमर हाफकिन। उनका जन्म हुआ था रूसी साम्राज्य के उस हिस्से में जो आज यूक्रेन कहलाता है। साल 1884 में यूक्रेन के ओडेसा विश्वविद्यालय से उन्होंने जूलॉजी में स्नातक पूरा किया, लेकिन उन्हें प्रोफेसर बनने से रोक दिया गया क्योंकि वो यहूदी थे। एक यहूदी का घर बचाने के लिए उन्हें रूसी सैनिकों ने मारा भी और जेल में भी बंद कर दिया। यातनाओं से परेशान होकर 1888 में उन्होंने अपना देश छोड़ दिया। वो कुछ समय के लिए जिनेवा चले गए और फिर वहां से पहुंचे पेरिस। वहां उन्हें लुई पास्चर संस्थान में सहायक लाइब्रेरियन की नौकरी मिल गई। ये संस्थान विश्व के जीवाणु विज्ञान अनुसंधान, बैक्टीरियोलॉजी रिसर्च का अग्रणी केंद्र था। लाइब्रेरी से बचे खाली समय में हाफकिन या तो वायलिन बजाते या फिर लैब में प्रयोग करते। एडवर्ड जेनर और लुई पास्चर के काम के आधार पर हाफकिन ने बड़ी सफलता हासिल की। उनके काम में इस बात की झलक मिली कि वायरस या बैक्टीरिया को शरीर में विकसित और कम दोनों किया जा सकता है। उन्होंने गिनी पिग, एक प्रकार के चूहों पर इसका इस्तेमाल भी किया। पेरिस में चूहों पर इस्तेमाल के बाद उन्होंने खरगोशों और फिर कबूतरों पर टेस्टिंग दोहराई। इसके बाद बारी थी इंसानों पर ट्रायल की। 18 जुलाई 1892 को उन्होंने कॉलरा का ये टीका सबसे पहले खुद पर ही लगाया। हाफकिन को कई दिनों तक बुखार रहा, हालांकि एक हफ्ते में वो ठीक भी हो गए। इसके बाद उन्होंने अपने 3 रूसी दोस्तों को भी ये वैक्सीन लगाई, उन्हें भी इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं हुए। अब हाफकिन को विश्वास हो चला था कि उनकी बनाई वैक्सीन सुरक्षित है, लेकिन अब भी हाफकिन को जरूरत थी ऐसी जगह पर इसके ट्रायल की जहां हैजा फैला हुआ हो, जिससे वैक्सीन की सही टेस्टिंग हो सके। 1893 में पेरिस में तत्कालीन ब्रिटिश राजदूत और भारत के पूर्व वाइस रॉय लॉर्ड फ्रेडरिक डफरिन ने हाफकिन को बंगाल जाने का सुझाव दिया। यहाँ हैजा फैला हुआ था। कोलकाता की बस्तियों में हाफकिन के प्रयोग शानदार रहे। इसके बाद उन्हें असम में चाय बागानों के मालिकों ने भी मजदूरों के वैक्सीनेशन के लिए बुलाया। हाफकिन ने यहाँ बड़े पैमाने पर वैक्सीनेशन किया। सन 1895 में हाफकिन मलेरिया की चपेट में आ गए, उन्हें इंग्लैंड लौटना पड़ा। बताया जाता है कि हाफकिन ने उस दौरान 42,000 लोगों को हैजा की वैक्सीन लगाई थी। हाफकिन अब भी वैक्सीन के नतीजों से संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने गौर किया कि वैक्सीन से कॉलेरा के मामले तो कम हो रहे हैं, लेकिन मृत्यु दर नहीं घट रही। साल 1896 में जब वो वापस भारत लौटे तो इस समस्या से निपटने की तरकीब लेकर चले थे, लेकिन अब कुछ ऐसा होना बाकी था जो उन्हें कॉलेरा की वैक्सीन से दूर ले जाता। साल 1894 में चीन में शुरू हुई प्लेग महामारी 2 साल में भारत तक आ पहुंची थी। मुंबई में दूसरे देशों से आने जाने वाले व्यापारियों के साथ इस बीमारी ने दस्तक दी। ब्रिटिश सरकार ने शुरू में तो इसके प्रकोप को गंभीरता से नहीं लिया। वो चाहती थी कि शहर में व्यापार ना रुके और बाजार खुला रहे, लेकिन प्लेग तो कहर बनकर टूटा। इससे होने वाली मृत्यु दर हैजा से 2 गुनी रही। मुंबई की झुग्गियों में इस महामारी का भयंकर प्रकोप दिखा। ऐसे में ब्रिटिश हुकूमत को याद आए हाफकिन। उन्हें बंबई बुलाया गया और प्लेग की पहली वैक्सीन बनाने का काम सौंपा गया। इसके लिए उन्हें एक छोटा सा कमरा दिया गया, एक क्लर्क और 3 नौसिखिए असिस्टेंट। ये पहली बार था जब हाफकिन को निजी लैब मिली थी और कामकाज की खुली छूट भी। हाफकिन जानते थे कि उन्हें बड़ी लैब या तामझाम नहीं चाहिए, उन्हें तो बस रिजल्ट चाहिए था। प्लेग की वैक्सीन की सफलता उन्हें वैज्ञानिकों की अगली पंक्ति में ला खड़ा करेगी। हाफकिन ने जी तोड़ मेहनत की और 1896 के दिसंबर महीने में खरगोशों पर प्लेग का सफल वैक्सीनेशन किया। 10 जनवरी 1897 को हाफकिन ने इस वैक्सीन को खुद पर ही लगा लिया, वो भी एक बार में 10 ml, जबकि 3 ml की डोज परीक्षण के लिए काफी थी। इस वैक्सीनेशन के बाद उन्हें कुछ दिन तक बुखार भी रहा, लेकिन फिर वो ठीक हो गए। इस दौरान मुंबई की भायखला जेल में प्लेग का प्रकोप था। हाफकिन ने अपनी वैक्सीन को टेस्टिंग के लिए इस जगह को मुनासिब समझा। उन्होंने 147 कैदियों को वैक्सीन लगाई। 172 लोगों को वैक्सीन की डोज नहीं दी गई। यहाँ प्लेग के 12 मामले आए और 6 की मौत हुई। ये मामला उन लोगों में देखा गया जिन्हें वैक्सीन नहीं दी गई थी। वैक्सीन की डोज पाए लोगों में सिर्फ 2 ही लोग संक्रमित पाए गए थे और मौत किसी की नहीं हुई। इस सफलता के बाद हाफकिन की बनाई वैक्सीन का प्रोडक्शन बढ़ा दिया गया। हाफकिन को लैब दी गई और साथ में बंगला भी। 1 साल के भीतर हाफकिन की वैक्सीन का इस्तेमाल कर अनगिनत लोगों की जान बचाई गई। इससे खुश होकर महारानी विक्टोरिया ने उन्हें नाइट की उपाधि दी। दिसंबर 1901 में उन्हें 53 कर्मचारियों के साथ बॉम्बे के गवर्नमेंट हाउस में प्लेग अनुसंधान प्रयोगशाला का निदेशक प्रमुख बना दिया गया। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक रहा, लेकिन हाफकिन की जिंदगी का वो झटका अभी बाकी था जिससे उनका सब कुछ उनसे छिन जाता। दरअसल मार्च 1902 में पंजाब के मुल्कोवाल गांव में 19 लोगों
की टिटनस से मौत हो गई। इन लोगों को हाफकिन की लैब में बनी वैक्सीन लगाई गई थी। 88 और लोगों को भी ये वैक्सीन दी गई थी। इन लोगों की हालत ठीक थी। जब जांच हुई तो सबूत हाफकिन के खिलाफ मिले। कहा गया कि वैक्सीन की बोतल 53N दूषित थी, जिससे इन लोगों की मौत हुई। ये बोतलें 41 दिन पहले हाफकिन की लैब में ही तैयार की गई थी। एक भारतीय आयोग को इस मामले की जांच सौंपी गई। आयोग ने भी हाफकिन को सवालों के घेरे में खड़ा किया। बोतल में भरी गई दवा के तौर तरीकों पर ही सवाल उठा दिए गए। यही नहीं, हाफकिन को प्लेग लैब के निदेशक के पद से हटा दिया गया और भारतीय सिविल सेवा से उन्हें छुट्टी पर भेज दिया गया। लॉर्ड कर्जन ने तो हाफकिन को फांसी की सजा देने तक की मांग कर दी थी। हाफकिन को इस बात से बहुत धक्का लगा, वो भारत छोड़कर लंदन चले गए। कहा जाता है कि उन्हें इन चीजों का सामना इसलिए भी करना पड़ा क्योंकि वो यहूदी थे। हाफकिन के सस्पेंशन के 2 साल बाद 1904 में प्लेग का प्रकोप चरम पर पहुंच गया। भारत में 11 लाख से ज्यादा लोग मारे गए। हाफकिन की वैक्सीन ही थी जो इस संकट से बचा सकती थी, लेकिन वो तो लंदन में थे। पंजाब के गांव में हुई लोगों की मौत के 4 साल बाद 1906 में भारत सरकार की ओर से इस घटना पर अंतिम जांच रिपोर्ट जारी की गई। इसमें बताया गया कि हाफकिन की वैक्सीन में समस्या नहीं थी। वैक्सीनेशन के दौरान जिसने वैक्सीन की बोतल खोली थी, उसकी लापरवाही की वजह से वैक्सीन की बोतल प्रदूषित हुई। कहा गया कि हाफकिन के साथ घोर अन्याय हुआ है। आखिरकार नवंबर 1907 में हाफकिन को दोष मुक्त कर दिया गया। उन्हें भारत लौटने की इजाजत दी गई। वो कलकत्ता बायोलॉजिकल लेबोरेटरी के चीफ डायरेक्टर के तौर पर हिंदुस्तान लौटे। हालांकि उन्हें किसी भी तरह के ट्रायल से मनाही थी। वो केवल सैद्धांतिक रिसर्च कर सकते थे। भारत सरकार से उन्होंने कई बार ट्रायल की इजाजत की अपील की, लेकिन उन्हें मना कर दिया गया। 1914 में वो 55 साल की उम्र में भारतीय सिविल सेवा से रिटायर हो गए। 1897 से 1925 के बीच हाफकिन की प्लेग रोधी वैक्सीन की 26 मिलियन खुराक मुंबई से अलग अलग जगहों पर भेजी गई। उनकी वैक्सीन काफी प्रभावी भी दिखी। इस वैक्सीन के इस्तेमाल से प्लेग से होने वाली मौतों में 50 से 85% की कमी देखी गई। हाफकिन की वैक्सीन से ना जाने कितने लोगों की जान बच सकी, लेकिन पंजाब में हुई मौतों के बाद सरकार के अड़ियल रुख ने उन्हें फ्रांस लौटने पर मजबूर कर दिया। वहां जाकर उन्होंने यहूदियों की शिक्षा के लिए काम करना शुरू किया। हाफकिन ने शादी भी नहीं की। उन्होंने जीवन अकेले ही बिता दिया। 1930 में 70 साल की उम्र में हाफकिन की स्विट्जरलैंड के लॉजेन में मौत हो गई। 2 कमरों वाली जिस लैब में हाफकिन ने पहली बार प्लेग की वैक्सीन बनाई थी, वो अब ग्रांट मेडिकल कॉलेज और सर जे ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल मुंबई का हिस्सा है। हाफकिन ने यहाँ प्लेग के खिलाफ जंग लड़ी थी और 100 साल बाद इस लैब ने कोरोना महामारी के दौरान भी इस लड़ाई में अहम भूमिका निभाई। 1925 में परेल लैब का नाम हाफकिन इंस्टीट्यूट कर दिया गया। भारत सरकार ने उनके नाम पर डाक टिकट भी जारी किए, लेकिन हाफकिन को उनकी ख्याति और सम्मान नहीं मिला जिसके वो हकदार थे।